न्यूज़ 16 डिजिटल में आप तमाम का खैर मकदम है। आदाब नाजरीन, ख़ास मुलाकात में आप सबका खैर मकदम है। नाजरीन, एक ऐसा दौर था कि बिना अखबार के, बिना मैगज़ीन के लोग रहा नहीं करते थे। इस सालार में जो है एक कॉलम आता था, वो इतवार के दिन जो है बेसब्री से जो है इतवार का इंतज़ार करते और अखबार लेकर जो है पहले वही कॉलम पढ़ते। जवाब जो देते थे वो अंकल को जो है कोई जानते नहीं है, लेकिन इस बार जो है आपको मैं रूबरू कराऊंगा अंकल से। आइए जान। ख़ास मुलाकात में मेरे साथ हैं इफ्तिखार सालार पे, उसमें आके कई साल जो है सर्विस करके हैं। उसके अलावा जो है एक टीचर भी हैं। तो आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका खैर मकदम है ख़ास मुलाकात में। जी शुक्रिया सर, जो आप जो सालार में थे, एक कॉलम आपका फेमस था अंकल के नाम से, वो क्या था सर? बात दरअसल ये है कि जिस वक्त मैं सालार में आया उस वक्त एक कॉलम शुरू करने का, पहले वैसे कॉलम था वो कई दिनों से बंद था जी। उसके बाद वो कॉलम असरनो शुरू करना चाहते थे। वो कॉलम था सवाल व जवाब का, यानी सालार पढ़ने वाले बच्चे बच्चियां, लड़के लड़कियां, नौजवान, यहाँ तक बूढ़े भी वो सवालात करना चाहते थे, कुछ मालूमात हासिल करना चाहते थे। तो इस सिलसिले में ये कॉलम शुरू हुआ हमारा। उसके बाद बहुत सारों ने ये तजवीज़ पेश की कि इसको एक मज़ाहिया अंदाज का कॉलम रखा जाए। फिर जो है मेरे अंदर वो मिजाज पहले ही से था, तो जैसे मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस किस्म के जवाब मुझे देने हैं, तो फिर हल्के फुल्के सवाल का सिलसिला शुरू हुआ। तो मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल आते थे बच्चों के, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर सवाल आते थे। तो मैं बड़े ही हल्के फुल्के जवाब दे दिया करता था। अगर आप मालूम भी करना चाहते हैं कि किस किस्म के उस वक्त सवालात होते थे, उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी। अच्छा। और मैंने इस कॉलम के ज़रिए एक ऐसा मेरा इमेज क्रिएट किया था कि जैसे एक मुअम्मर आदमी जो है, जिसकी उम्र जो है 60-65 साल हो चुकी है, वो बच्चों के जवाब दे रहा है। किसी को नहीं मालूम, यहाँ तक कि सालार के अमले ने भी किसी को नहीं बताया कि सवाल जवाब कौन देता है। बहुत सारे आते हैं सवाल दफ्तर सालार को आकर के पूछते कि अंकल कौन है, तो उनको बताया जाता है कि अंकल यहाँ ऑफिस को नहीं आते, वो घर में बैठकर जो है, उनकी उम्र ज़्यादा है, वो चलने फिरने के भी काबिल नहीं, घर में बैठकर आप लोगों के सवालात के जवाब देते हैं। तो मैंने एक ऐसी इमेज क्रिएट की थी कि मैं बूढ़ा हूँ और बीवी के हाथों बड़ा सताया हुआ। अच्छा। जालिम बीवी जो है, बड़ी जालिम है मेरी जी। और बच्चे भी जो है हकीकत में ऐसा तो है ही नहीं, बिल्कुल मेरी शादी भी नहीं हुई थी, जबकि एक इमेज जो है वो क्रिएट किया था मैं कि अंकल के नाम से। तो जितने भी सवालात करने वाले होते वो ये समझते कि यकीनन जो है, हकीकतन जो है कोई मुअम्मर आदमी है जो हमारे जवाब दे रहा है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात आते। अब तो बिल्कुल याद नहीं रहे कि कैसे कैसे सवालात के मैंने जवाब दिए, हल्के फुल्के मामूली सी ज़बान में, हल्की फुल्की ज़बान में हल्के फुल्के जवाबात। लेकिन इस कदर पॉपुलर हुआ कि इतवार का एडिशन जो है, बच्चे बड़े सब जो है सवाल जवाब के लिए उसका इंतज़ार करते थे कि संडे आए, हम सबसे पहले जो है सवाल जवाब पढ़े जाते थे। अब उसमें एक सवाल ऐसा था कि किसी लड़के ने लिखा था कि अंकल अगर दो प्यार करने वाले, बच्चों के सवाल इसी किस्म के होते हैं ना, हल्के फुल्के, अंकल अगर दो प्यार करने वालों के बीच में दीवार खड़ी कर दी जाए तो क्या करें? तो मैंने जवाब में लिखा था कि इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है बेटा, दीवार पर चढ़कर प्यार कर लें। ऐसे जो है सवालात के जवाब होते थे। तो बड़ा मकबूल रहा। तकरीबन 15 बरस तक जो है मुसलसल मैं सवालों के जवाब देता था। 400-500 ख़त हर हफ्ते आते थे। अच्छा। उसमें से बमुश्किल 40 ख़तों का जवाब दिया जाता था। बाकी के जो ख़त होते थे उनके जवाब जगह की वजह से नहीं दिए जा सकते थे, लेकिन था बड़ा पॉपुलर। जिनके सवालात के जवाब नहीं आते थे वो फिर जो है सवालात करते थे। ये सिलसिला बाकी रहा। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ये मोबाइल आने के बाद बच्चों की लिखने की आदत ख़त्म हो गई, अखबार पढ़ने की आदत ख़त्म हो गई। इसका अफसोस मुझे बहुत है कि कोई चीज़ आज बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। हमेशा जो है मोबाइल पर
ہمارے بچوں کو دیکھتے ہیں، مصروف ہیں بچے. یہ جو ہے خطرناک رجحان ہے، اس سے بچوں کا کیریکٹر بھی بگڑ رہا ہے اور بچے کتابوں سے، اخباروں سے بہت دور ہو رہے ہیں. کالج کے بچے بھی اخبار نہیں پڑھتے، ان کو خبروں کے تعلق سے کوئی بات معلوم ہی نہیں ہے. اب یہ حالت ہماری ہو گئی ہے. یہ ایک غلط رجحان ہے، ایک غلط ٹرینڈ ہے. دس ہیز ٹو بی اوائڈڈ. لیکن کام ایڈیٹر ہی کو سنبھالنا پڑتا ہے. اگر کوئی غلط بات آ گئی تو چیف ایڈیٹر نہیں، ایڈیٹر کو مقدمے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایڈیٹر کو جیل جانا پڑتا ہے. لیکن یہ خوش نصیبی رہی میری کہ 2-3 مقدمے آئے، کسی نے ہمارے خلاف مقدمے دائر کیے تھے، لیکن اللہ کا احسان کہ ارسٹ ورسٹ کبھی نہیں ہوئے. البتہ عدالت کو مجھے جانا پڑا ایز اے ایڈیٹر. غلطی آپ کی ہو یا میرے سب آرڈینیٹ کی ہو، کسی کی بھی ہو، لیکن ایڈیٹر اور پبلشر جو ہے جواب دہ ہوتے ہیں. اور ایک کیس تو ہمارا ایسا تھا کہ ہمیں اس کے لیے بیدر جانا تھا. بیدر میں کسی نے ہمارے خلاف مقدمہ دائر کیا تھا، تو بیدر جا کر بھی آیا تھا میں، لیکن میرے وکیل نے سب سنبھال لیا. وہاں عدالت کو جانے کی ضرورت نہیں پڑی. ایسا ہوتا ہے تمام، یہ معمولی سی بات ہے ہم لوگوں کے لیے، اخبار والوں کے لیے. سوال اور چک گیا تھا میرے سے، یہ انکل کے نام سے جو آپ اتنے فیمس ہوئے، کب تک پتہ نہیں چلا لوگوں کو کہ آپ ہی ہیں انکل بول کر؟ میرے خیال سے آج جب یہ انٹرویو میں بتا رہا ہوں، اب پتہ چلے گا کہ میں ہی وہ انکل تھا. تھوڑے تھوڑے لوگوں کو معلوم ہوا تھا اس وقت، کیونکہ دوست احباب بہت نہیں. کہیں کسی لاشعوری طور پر جو ہے کسی نے کہہ دیا ہوگا کہ افتخاری جو ہیں وہ ایڈیٹر انکل ہیں، ممکن ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 90% لوگوں کو اب بھی نہیں معلوم کہ میں وہ انکل تھا جو بہت کم عمری میں انکل بن گیا تھا، اور یہ امیج میں نے کریٹ کی تھی. تو کیا کہنا چاہیں گے آپ، جو اتنے دن سے چھپے ہوئے تھے آپ، آج لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں نیوز 16 ڈیجیٹل کی جانب سے، تو آپ ان لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ تو وہ یہ سمجھیں گے کہ اب تو ریئل انکل کو دیکھ رہے ہیں. اچھا، لیکن آپ اس ٹائم پہ انکل نہیں تھے. میں انکل نہیں تھا، لیکن آپ جب دیکھیں گے تو سمجھ لیں گے کہ اوہ یہی انکل نہیں ہو جو اس وقت زمانے میں انکل تھے. اس زمانے میں خیالی انکل تھے، اب جو ہے روبرو آپ کے حاضر ہیں. اچھا، تو ابھی جو ہے آپ اسکول میں بھی جو ہے ایک کلاس لیتے ہیں، کون سی اسکول میں لیتے ہیں اور کیا آپ کا سبجیکٹ رہتا ہے؟ میں دیکھیے ایک عجیب اتفاق ہے، کام اردو اخبار کا کر رہا ہوں، پڑھاتا انگریزی ہوں کالج میں. اچھا، ڈگری تک بھی پڑھاتا ہوں. مختلف کالجوں سے، مختلف اسکولوں سے میرا تعلق ہے. ہائی اسکول سطح پر بھی جب بچے، ایسا نہیں کہ میں ریگولر ٹیچر ہوں، آئی ایم ناٹ اے پروفیشنل. وین ایور somebody says that I have to come and teach them something which they find very difficult, my students, that chapter I will cover. اب فزکس پڑھا لیتا ہوں بچوں کو، بایولوجی پڑھا لیتا ہوں. کالج کی سطح پر جو ہے باقاعدہ لیکچرر کے حصے سے جا رہا ہوں. میرے دوست کا کالج ہے، وہاں جو ہے ڈگری تک کے بچوں کے لیے انگریزی اس وقت پڑھا رہا ہوں. 4-5 برسوں سے پڑھا رہا ہوں. یہ صرف میرے دوست کی محبت میں جا رہا ہوں اس کالج کو پڑھانے کے لیے بچوں کو. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے جو ہمارے جو بھابھی ہیں، آپ کے وائف، وہ ٹیچر ہیں، تو اسی مقابلے میں آپ نے ٹیچر بنے. میں آپ کو بتا دوں کہ میرا خاندان جو ہے سارا کا سارا اسی پروفیشن کا ہے. میں اتفاق سے سالار میں آ گیا، ورنہ مجھے بھی ٹیچر بننے کا ایک موقع ملا تھا، لیکن بن گئے ابھی. لیکن میں 40 برسوں سے بچوں کو پڑھا رہا ہوں. میں بہت کم عمر تھا، ابھی سالار میں بھی نہیں آیا تھا، اس وقت سے بچوں کو پڑھا رہے ہیں ہم. پیسوں کے لیے نہیں، ایک خدمت کے طور پر ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں. اور میرے پاس جو بچے پڑھے ہیں وہ دادا نانا سب بن گئے ہیں. اور بیگم تو بہت بعد میں آئی میری زندگی میں اس سے پہلے سے پڑھا رہا تھا. شادی سے تقریباً یوں سمجھیے کہ 10-15 برس پہلے سے پڑھا رہا تھا میں. میری امی ٹیچر، میرے ابا ٹیچر، میرے نانا پروفیسر تھے مہارانی کالج کے، شاہ ابوالحسن ادیب. اور آپ کو یہ بتا دوں تو آپ کو بھی حیرت ہوگی، اور خارئین اور سامعین کو، ناظرین کو بھی حیرت ہوگی کہ میرے نانا محترم شاہ ابوالحسن ادیب لاہور کے اورینٹل کالج میں علامہ اقبال کے شاگرد ہیں. علامہ اقبال ان کے پروفیسر تھے باقاعدہ کالج میں، اور میرے نانا محترم ان کے شاگرد تھے. اور اقبال صاحب کا لکھا ہوا خط آج بھی ہمارے پاس، ماموں کے پاس محفوظ ہے، جس میں انہوں نے ہمارے نانا کی تعریف کی تھی، اور یہ کہا تھا کہ ایک بہت ذہین طالب علم ہے اور مجھے امید ہے کہ بہت کامیابی حاصل کرے گا. یہ میرے نانا محترم پروفیسر ہیں. میرے ماموں، میرے بھائی، بہت سارے
इस प्रोफेशन से हमारा यूँ समझे कि इट इज़ इन माई ब्लड, टीचिंग इज़ इन माई ब्लड. इट हैज़ कम फ्रॉम माई ममा, इट हैज़ कम फ्रॉम माई डैड, इट हैज़ कम फ्रॉम द अदर मेंबर्स ऑफ माई फैमिली. इट इज़ रनिंग अलॉन्ग विथ माई ब्लड इन दिस. तो उसके साथ साथ जो है भाभी भी जो है टीचर है. हाँ, इत्तेफाक से भाभी जो है मुझे टीचर मिल गई. जी. आपको कितने बच्चे हैं? 2 हैं, एक बेटा है एक बेटी है. इत्तेफाक से बेटी के अंदर वो शौक़ है पढ़ाने का. वो कुछ अरसे के लिए वो पढ़ाने जा रही थी, अब चूँकि माँ बन गई है. मेरे ख्याल से इसके बाद जब उसके बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएंगे, मैं समझता हूँ कि अगेन शी विल गो बैक टू द सेम प्रोफेशन ऑफ टीचिंग. whereas when it comes to my son, he is not at all interested in teaching in some other line. अब ये बच्चों की अपनी अपनी मर्ज़ी है. हम थोड़ी हमारी ख्यालात, खलील जिब्रान एक बहुत बड़े पोइट हैं, उन्होंने अपनी एक नज़्म में लिखा है कि आप जो हैं अपने बच्चों को आपके ख्यालात से आगाह ना करें, उनको उनकी ज़िंदगी गुजारने दे. डोंट पुट योर थाट्स इनटू देयर माइंड्स बिकॉज दे हैव कम टू दिस वर्ल्ड विद देयर ओन थाट्स. दे हैव कम थ्रू यू नॉट फ्रॉम यू. ये अल्लाह की देन है बच्चे, उनके अपने ख्यालात हैं, उनकी अपनी ज़िंदगी है. ही इज़ इनटू सम अदर प्रोफेशन, ही इज़ नॉट इन टीचिंग. बट माई डॉटर इज़ 100%, शी कैन बी ए वेरी गुड टीचर इंशाअल्लाह. तो आजकल जो है जो अखबार पढ़ने का जो ये था रुझान था पहले जी, अब जो है वो रुझान नहीं है, क्योंकि घर के अंदर ही जो है माँ बाप अपने बच्चों को उर्दू की तालीम नहीं दे रहे हैं. तो ऐसे में आप आवाम को क्या कहेंगे? ये जो प्राइवेट स्कूल जो चला रहे हैं वहाँ पे भी उर्दू नहीं है, तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे सर? ये आपका सवाल उर्दू ज़बान के ताल्लुक़ है तो मुझे बहुत पसंद आया. उर्दू तो उर्दू, बच्चे घरों में दूसरे अखबार भी नहीं पढ़ रहे हैं, दूसरी ज़बानें ना कन्नड़ा पढ़ रहे हैं ना अंग्रेज़ी पढ़ रहे हैं, इसलिए कि माँ बाप के अंदर वो शौक़ नहीं है. माँ बाप के अंदर जब तक शौक़ पढ़ने का है तो बच्चों में वही शौक़ आएगा. बिकॉज चिल्ड्रन एप देयर पेरेंट्स, वो उनकी नकल करते हैं. अब माँ देखिए, मेरे अब्बा हुज़ूर सुबह में अखबार आने के बाद तकरीबन 6 बजे से लेकर 11 बजे तक अखबार पढ़ते थे. तो मेरे बड़े भाई जो ख़ुद बदला समझी, वो कहते थे कि अब्बा जान अखबार की कीमत तो सिर्फ 8 आने, उस वक्त डेक्कन हेराल्ड वगैरह की कीमत 8 आने थी, 8 आने हैं और आप 2 रुपयों का पढ़ते हैं. तो इस कदर है. अब जब हम अपने माँ बाप को देखते थे कि सुबह उठते ही पेपर पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर वो बात आ गई. अब मेरे बच्चे भी पढ़ लेते हैं, लेकिन जहाँ पढ़ते ही नहीं माँ बाप, वहाँ बच्चे क्या पढ़ेंगे? तो ये अंग्रेज़ी ज़बान नहीं, उर्दू के साथ भी यही मामला है. बच्चों में पढ़ने का शौक़ नहीं है. और बड़े बड़े स्कूलों में उर्दू शुरू करते हैं. आप देखिए, मुबारक स्कूल है जिसका मैं सेक्रेटरी हूँ, हमने वहाँ 3rd लैंग्वेज के तौर पर उर्दू शुरू किया. उर्दू बच्चे पढ़ रहे हैं, पूरे 500 बच्चे के करीब उर्दू पढ़ रहे हैं. अब जो बड़े बड़े नामवर कॉलेज हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता वरना जो है वो मुश्तिल होंगे. इश्तियाल अंगेज़ी के बग़ैर मैं कहता हूँ कि बहुत बड़े नामवर जो स्कूल हैं, जो मुस्लिम मैनेज्ड स्कूल्स हैं, वहाँ उर्दू पढ़ाना उनके लिए बेइज्जती के बराबर है. अब उनके अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम उर्दू शुरू करें तो लोग समझेंगे कि ये उर्दू स्कूल है या यहाँ उर्दू पढ़ाई जा रही है. ये वो डर उनके अंदर आ गया है, इसलिए वो उर्दू को राइज करना नहीं चाहते. इसलिए कि वो ख़ुद को पॉपुलर रखना चाहते हैं कि यहाँ जो है बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती है. बच्चे यहाँ के फटाफट अंग्रेज़ी बोलते हैं. इस इमेज को जो है हमारे बड़े बड़े स्कूल वाले बरकरार रखना चाहते हैं. लेकिन अगर वो हिम्मत करें और बहैसियत 3rd लैंग्वेज, अब पहले नहीं था 3rd लैंग्वेज उर्दू. एक साहब है बंगारपेट के, जनाब इकबाल अहमद साहब, वो अदालतों का दरवाज़ा खटखटा कर उर्दू को राइज करे 3rd लैंग्वेज के हिस्से से. अब बच्चे SLC का एग्ज़ाम बतौर 3rd लैंग्वेज उर्दू लिख सकते हैं. लेकिन हमारे बड़े स्कूल वाले अगर इस तरफ आ जाएं तो मैं समझता हूँ कि उर्दू की बहुत बड़ी खिदमत होगी. लेकिन अफसोस कि वो इसके लिए कभी तैयार नहीं होंगे. बिकॉज दे थिंक दैट इफ़ वी स्टार्ट टीचिंग उर्दू इन आवर स्कूल, पीपल स्टार्ट फीलिंग दैट इज़ ए उर्दू मीडियम स्कूल और समथिंग. वो कुछ अपनी पोजीशन से गिरा हुआ समझते हैं. ये बड़े अफसोस की बात है. तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें वक्त दिया. मैं कई दिनों से इंतज़ार कर रहा था, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि आप इतने बड़े बड़े लोगों की इंटरव्यूज़ लेके हैं, तो मुझे हिम्मत नहीं बन रही थी आपकी इंटरव्यू लेने. फिर भी मैं कोशिश करके ले लिया, और अगर कोई गलती होती है तो माफ़ी चाहता हूँ.